अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये रैगलैन पुल ओवर स्वेटर जर्सी जो भी आप इसको कह लें ये बनाना सिखाऊंगी। स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनेगा, कम्प्लीटली स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनेगा और बाद में हम इसको सीम करेंगे। बाजू हमने इसके स्टॉकिंग नेट में बनाने हैं और सिंगल कलर में बनाने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम बाजुओं में सिंगल कलर और स्टॉकिंग नेट स्टिच में हम इसकी रैगलाइन की कटिंग अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो बॉडी है वो 2 कलर्स में बनाएंगे। स्ट्रिप्स पैटर्न डालेंगे, स्ट्रिप्स में कलर इस्तेमाल करेंगे और टेक्सचर पैटर्न में डालेंगे। बास्केट वीव पैटर्न है और ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। बैक साइड के ऊपर भी हम इसको इस तरह से पैटर्न डालेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा कूजी सा स्वेटर तैयार होगा। साइज़ इसका 2 to 3 ईयर साइज़ है। फिट इसकी लूज़ फिट है, यानी ये बच्चे की चेस्ट साइज़ से खुला बनेगा। मेजरमेंट्स मैं आपकी इसकी शेयर करती हूँ, इंचेस में भी और सेंटीमीटर्स में भी। हमेशा हमने ये यहाँ से इसकी मेजरमेंट करनी होती है। तो ये 14 इंचेस हमारे पास लॉन्ग है। सेंटीमीटर्स में हमारे पास इसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर्स है। अब जो मेन इसकी लेंथ होती है, लेंथ तो आप इसकी एडजस्टेबल होती है ना, छोटी बड़ी कर सकते हैं। जो मेन मेजरमेंट होती है वो चेस्ट साइज़ की होती है। तो चेस्ट साइज़ मेरे पास इसका है विदाउट स्ट्रेच 11.5। ये देख लें, स्ट्रेच के बगैर मेरे पास इसका है 11.5। और अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये देखें कितना स्ट्रेची है। ये 12 से 13 तक जाएगा, 13 तक तो आराम से चला जाएगा, सही है। और सेंटीमीटर्स में अगर हम देखें तो सेंटीमीटर्स में हमारे पास है ये 29 बल्कि 30 सेंटीमीटर्स। बाजू की लेंथ हमारे पास ये अंडर आर्म से आ रही है। अंडर आर्म से हमारे पास बाजू की लेंथ आ रही है 25 सेंटीमीटर्स या फिर 10 इंचेस। और बिल्कुल नेक से, रैगलाइन से हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है 14 इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स में 36 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारा साइज़ है ये अप्रोप्रिएट है 2 से लेके 3 साल तक के बच्चे के लिए। बच्चा अगर हेल्दी है और आप उसको ज़्यादा लूज़ फिट पहनाते हैं तो साल 1.5 साल का बच्चा भी इसको पहन सकता है। और अगर आपको स्मार्ट फिट में पसंद है कि बच्चा बिल्कुल फिटिंग में पहने, पुल ओवर लूज़ फिट में ना हो, तो फिर आप इसको 3-3.5 साल तक का बच्चा भी आराम से पहन सकता है। तो चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लोकल 4 प्लाई यार्न ली है, शाइन और बेंटले। एक मैरून कलर है, बड़ा प्यारा सा स्किन कलर है। डबल शेड में मैं इसकी बॉडी बनाने लगी हूँ। और पेपर वर्क मैंने अपना रफ सा सारा कर लिया है अपने गेज के हिसाब से। ये देखें, ये मैं सैम्पल बनाया है पैटर्न को ट्राई करने के लिए और ये देखने के लिए कि बास्केट वीव को मैंने किस तरह से कलर चेंज करते हुए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लीव्स मैंने बनानी है सिंगल कलर में, मैरून में बनाएंगे पूरी की पूरी स्लीव्स। ना कोई टेक्सचर डालेंगे और ना ही हम कोई कलर चेंज करेंगे, सिंपल स्टॉकिंग नेट में बनेंगे। इसलिए स्लीव्स हमारी ये बहुत ही आसान है बनाने में। 37 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं और 1 बाय 1 की रिप कर ली है। 3.75 mm की नीडल्स थी मेरे पास, 9 नंबर की सिलाई थी। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इसको स्टॉकिंग नेट में कन्वर्ट करना है और बड़ी नीडल साइज़ लेनी है। और साथ ही साथ मैंने अपना स्टिच काउंट 37 की जगह 40 करना है। यानी रैंडमली, इवनली, बल्कि रैंडमली नहीं, इवनली मैं 3 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लूँगी। 37 थे ना, तो 37 का मतलब है कि मैं हर 12 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। तो पहले मैं 6 के बाद कर लेती हूँ, 3 और 3 6 और 3 9 है। चलें, एक स्टिच इंक्रीज़ किया। अब फिर मैं 9 के बाद करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टिच काउंट हमारा 40 हो गया और काम हमने अपना स्टॉकिंग नेट में कर लिया। ये मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ और मैं इसी तरह करती हूँ बॉर्डर के बाद ना काम, किसी कोई भी पैटर्न डालना हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की हुई हैं
थोड़ी सी क्या कंप्लीट कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो मेरे पास है स्टिच काउंट 40 हो गया। अब मैंने करना है इसको कटिंग से पहले तक मैंने ये टोटल 9 इंच आना चाहिए मेरे पास कास्ट ऑन एज से। तो ये इस टाइम मेरे पास 2 सेंटीमीटर्स तो है, मतलब पौनी इंची के करीब है ये मेरे पास। तो अब मैंने 5 इंक्रीज़ करनी है। 5 इंक्रीज़ का मतलब है कि मैं 10 स्टिचेस बढ़ाऊंगी, 40 को 50 करूंगी। और 50 जैसे ही मेरे पास स्टिचेस 50 होंगे, मेरे पास ये लंबाई 9 इंच आनी चाहिए। तो उसमें मेरे गेज के हिसाब से कैलकुलेशन ये है कि मैं हर 8वीं रो के ऊपर स्टिच इंक्रीज़ करूँगी, हर 8वीं पे स्टिच इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद हम शुरू में और आखिर में 3-3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। ये बाइंड ऑफ स्टिच करने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ये हमारी जो स्लीव्स होती हैं ये अंडर आर्म के नीचे जाते हैं, अंडर आर्म पे आते हैं ये वाले 3 स्टिचेस और ये वाले 3 स्टिचेस। और यही स्टिचेस हमारा जो ये रैगलाइन बनता है ना, उसको ईज़ देते हैं, उसकी योक को ना ईज़ देते हैं और वो अच्छा बैठता है। ये 3-3 बंद हो जाएंगे तो हमारे पास स्टिच काउंट रह जाएगा 44। अब ये 44 को हमने हर सीधी रो के ऊपर यहाँ पे भी डिक्रीज़ करना है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ करना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 17 टाइम्स हमारी डिक्रीज़ होंगी और आखिर पे हमारे पास 10 स्टिचेस बच जाएंगे। इस साइड पे हम डिक्रीज़ करेंगे SSK से और इस तरफ हम डिक्रीज़ करेंगे knit to together से। तो ये हमारी स्लीव्स इस तरह से बन जाएगी। स्टॉकिंग नेट स्टिच की मैंने 8 रोज़ कर ली हैं, 8 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई हैं रिबिंग के बाद। मेजरमेंट आ रही है मेरे पास इसकी 6.5 सेंटीमीटर्स। इंचज़ में अगर हम देखें तो ये है 2.5 इंचज़। अब हमने करना है इंक्रीज़, बाजू को शेप देने के लिए इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि पहला स्टिच हमारा एज स्टिच होता है, इसके बाद ही आपने इंक्रीज़ करना होता है। और मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं 2 स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ करूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह से सीम करना आसान होता है। अब ये जो बार है ना, इसको पकड़ना है, इसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ाया नीडल पे, सही, और इसके बैक साइड से नेट कर लिया, तो ये एक स्टिच बढ़ गया हमारे पास। अब ये रो कंप्लीट करेंगे 2 स्टिचेस पहले तक, आखिर के 2 स्टिचेस से पहले रो हम कंप्लीट कर लेंगे स्टॉकिंग नेट में ही, यानी सीधी साइड के ऊपर सीधा स्टिच, नेट स्टिच। ये देखें, ये 2 स्टिच हैं। अब हमने फिर से इंक्रीज़ करना है, तो वो कैसे होगा, इसको ऐसे, पहले हमारा ट्विस्ट इस तरह से था, अब हमने ट्विस्ट करना है इस तरह से और इसको फ्रंट से बुन लेना है। तो हमारे पास अब ये इस टाइम नीडल पे स्टिच काउंट हो गया है 42। ठीक, अब ये इंक्रीज़ के बाद हमने 7 रोज़ और बनानी है, और जब हम अपने काम की सीधी साइड पे आएंगे और 8th रो पे होंगे तो फिर हमने इसी तरह से 2 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेने हैं। तो जैसे ही हमारे पास हमारा स्टिच काउंट 50 होगा तो ये लेंथ मेरी तकरीबन 8.5 हो जानी चाहिए। फिर हम बगैर इंक्रीज़ के इस लेंथ को 9 इंचज़ तक कर लेंगे और बाद में फिर हम इसकी कटिंग ऐड करेंगे। बाजू की इंक्रीजिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये देखें मैंने हर इंक्रीज़ रो के ऊपर स्टिच मार्कर ऐड किया हुआ है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ कहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ये बाजू हमारे पास अब इसकी अंडर आर्म तक लेंथ कंप्लीट हो गई है। मेजरमेंट हम रीचेक कर लेते हैं। कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे पास 9 इंचज़ होनी चाहिए थी
और ये हमारे पास 9 इंचेस ही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 22.5 सेंटीमीटर्स। अब हमने देनी है इसको रैगलैन शेपिंग, यानी हमने यहाँ पर कुछ स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं और इस साइड पे कुछ स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में, चाहे वो टॉप डाउन हो चाहे वो बॉटम अप हो, ये बात याद करवाती रहती हूँ कि आपने अंडर आर्म्स के लिए बाजू के नीचे कुछ ना कुछ स्टिचेस ज़रूर बाइंड ऑफ करने हैं। बॉटम अप बना रहे हैं तो बाइंड ऑफ करने हैं, टॉप डाउन बना रहे हैं तो कास्ट ऑन करने हैं। इन स्टिचेस का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास अंडर आर्म में एक अच्छा अलाउंस लेके आते हैं, और ये गलती हमेशा बिगिनर्स करते हैं, उनको नहीं याद रहता और ये गलती हमेशा उनसे होती है। तो हमने करना है बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस को। नेट किया, अगला भी नेट किया और इसको प्रीवियस स्टिच को पास कर दिया, एक बाइंड ऑफ हो गया। अगला नेट किया, प्रीवियस को बाइंड ऑफ कर दिया, पास कर दिया, 2 बाइंड ऑफ हो गए। और ये हमारे पास अब ये तीसरा बाइंड ऑफ हो गया। तो ये देखें, ये 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। देखने को तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन इसने हमें एक अच्छा खासा अलाउंस दे देना है अंडर आर्म के ऊपर। अब ये रो हम नेट आखिर तक अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने उल्टी साइड के ऊपर यहाँ पे शुरू में 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। ये पर्ल है, इसको स्लिप कर लें पर्ल वाइज, पहले को, अगले को पर्ल कर लें, बाइंड ऑफ किया, 1 2 और ये आ गया हमारे पास 3। अब ये पर्ल साइड की रो भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जब हम इस चीज़ को, इस काम को किसी पैटर्न में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, 3 स्टिचेस, वट एवर नंबर ऑफ स्टिचेस एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट 2 रोज। ठीक, तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि हमने जब भी बाइंड ऑफ करने हैं और हम फ्लैट काम कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ काम कर रहे हैं, तो हमेशा रो के शुरू में ही स्टिचेस बाइंड ऑफ होंगे। तो ये एक अंडरस्टूड बात हो जाती है कि हम एक साइड के स्टिचेस निट स्टिचेस के साथ बाइंड ऑफ करेंगे और दूसरी साइड के स्टिचेस पर्ल स्टिचेस के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। यानी एक तरफ हम सीधी साइड पर स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे और दूसरी तरफ हम उल्टी साइड के ऊपर स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। और इससे हमारे पास मेजरमेंट में कोई ख़ास फ़र्क आता नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास अब इसकी लुक है। यहाँ से ये बाइंड ऑफ हो गए और यहाँ से ये बाइंड ऑफ हो गए। अब देखें, अब हमने इसको कटिंग करनी है रैगलाइन की। आपको पता है रैगलाइन में ये स्लांट लेफ़्ट साइड की स्लांट राइट साइड के ऊपर लीन करेगी और ये राइट साइड की जो स्लांट होगी वो लेफ़्ट साइड के ऊपर लीन करेगी। तो यानी हमने यहाँ पे 2 मिरर इमेजेस की डिक्रीजिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है। शुरू में हम करेंगे इसको SSK के साथ, ताकि हमारे पास डिक्रीजिंग की जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जाती हुई महसूस हो, और इसको हम लेफ़्ट साइड वाली को हम निट 2 टुगेदर से करेंगे ताकि ये हमारे पास राइट साइड के ऊपर जाती लीन होती हुई महसूस हो। अब उससे पहले हमने ये करना है कि हमने जो स्टिचेस हमारे पास एंड पे लाइव रहेंगे उनको हमने स्टिच मार्कर्स के साथ मार्क कर लेना है, ताकि हमारे पास निशानी आ जाए कि हमने कितनी डिक्रीजेस करनी है। तो मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई हैं उसके हिसाब से मेरे पास आखिर पे 10 लाइव स्टिचेस होने चाहिए।
लेकिन मैं यहाँ पे 10 की बजाय 6 स्टिचेस के इर्द गिर्द स्टिच मार्कर्स ऐड करूँगी। उसकी वजह ये है कि मैंने जो डिक्रीजिंग करनी है वो 2 स्टिचेस के दरमियान में करनी है, 2 इधर और 2 इधर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जितने स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं वो मैं काउंट करूँगी इन 2 स्टिचेस के बाद। तो वो मैंने करने हैं 17। इन 2 के बाद मैं काउंट करूँगी तो ये 17 ये हो गया। अब ये इन 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में मेरे पास 6 स्टिचेस होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टोटल हमें यहाँ पे 10 चाहिए, लेकिन ये 6 हैं। जब डिक्रीजिंग कंप्लीट होंगी तो 2 यहाँ पर होंगे और इधर से डिक्रीजिंग कंप्लीट होंगी तो 2 यहाँ पे होंगे। तो टोटल हमारे पास 10 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये हमें यही कैलकुलेशंस चाहिए। अब हमने 2 स्टिचेस के दरमियान में डिक्रीज़ कैसे करनी है वो इसका देख लेते हैं। नेट 1 और SSK करना है। SSK करने के बहुत से तरीके हैं। आप इनको स्लिप स्लिप और नेट 2 टुगेदर भी कर सकते हैं। सही, पहला स्लिप किया, दूसरे को नेट किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया इस तरह से। सही, लेकिन ये भी ज़रा प्रोमिनेंट होता है। तो मुझे जो सबसे बेहतर लगता है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है, वो ये है कि पहले को नेट वाइज स्लिप किया, दूसरे को पर्ल वाइज स्लिप किया। यानी ऐसे नहीं करना, पर्ल वाइज स्लिप करना है और इन दोनों को इस तरह से करके बैक लूप से नेट कर लेना है। तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा स्मूथली बैठ जाता है। तो ये SSK हो गया। अब पूरी रो नेट करेंगे। 4 स्टिचेस पहले तक आपने इसको ऐसे कर लेना है। अब जो डिक्रीज़ करनी है हमने वो 2 से पहले करनी है और पहली वाली डिक्रीज़ के मिरर इमेज में करनी है। तो यहाँ पे इन 2 स्टिचेस को हम करेंगे नेट 2 टुगेदर। ठीक, और ये आखिर के 2। अब इन 2 स्टिचेस के दरमियान में डिक्रीज़ करने का क्या मकसद है? इनके दरमियान में डिक्रीज़ करने का मकसद ये है कि जब हम इन रैगलाइंस को सीम करेंगे तो हमारे पास स्मूथ एज होगा यहाँ पे, जो डिक्रीजिंग के बगैर होगा, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको सीम करना। ठीक, और फिर उस सीम के बाद भी हमारे पास एक बगैर डिक्रीज़ के रो होगी, लाइन होगी, कॉलम होगा, तो वो एक स्मूथ सी लाइन बनाएगा हमारी सीम के साथ साथ। तो सिर्फ इसका ये मकसद है। अब इसी तरह ये मैंने डिक्रीजिंग कंप्लीट करनी है। टोटल 17 डिक्रीजेस होंगी और हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस 10 बचना चाहिए और वो हमने लाइव छोड़ने हैं। ये देखें, ये हमारे पास बाजू के रैगलाइन की शेप आ रही है और ये हमारे पास इस साइज़ के लिए 2 to 3 ईयर्स के साइज़ के लिए 5 इंच होनी चाहिए। ठीक, वैसे तो ये 4.5 पौने 5 इंच तक भी चल जाता है ये साइज़, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा ईज़ हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखें, ये इसको इधर रखते हैं और यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 5 इंच से ज़्यादा ही है। ये हमारे पास है 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही। ठीक है, जब सीम वगैरह होगा इसको तो ये थोड़ा सा इसका जो 5 से ऊपर वाला हिस्सा है वो कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से है, 5.25 इंच तक आ रहा है। अगर आपके पास छोटा साइज़ होगा, स्टिच काउंट कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली हम आपके पास जो कटिंग है बाजू की उसकी डेप्थ कम हो जाएगी। सेम इसी तरह दूसरा बाजू भी हमने बना लेना है। अब ये देखें, बाजू हमने बनाए हैं स्टॉकिंग नेट में, उसमें हमने सीख ली है ये रैगलाइन की कटिंग। अब हमने बनानी है बॉडी, वो बनाएंगे हम बास्केट वीव में। और चूंकि हमने बाजू के ऊपर ही रैगलाइन की कटिंग सीख ली है तो हमें डिज़ाइन में, पैटर्न में रैगलाइन की कटिंग में मसला नहीं होगा। इसी वजह से मैंने बाजू सबसे पहले बनाए हैं। तो अब हम बनाएंगे अपनी बैक बनाने से पहले हमने एक छोटा सा स्वैच बनाना है इस बास्केट वीव को प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपना प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले इस पैटर्न को डाल लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कितने स्टिचेस डालने हैं और क्या हिसाब किताब होगा। मैंने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने से पहले, ये सारी कैलकुलेशन करने से पहले ये
पैटर्न डाला था और फिर इस पैटर्न के इस स्वैच के हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशंस की थी। आप अगर पहले डाल लें तो भी अच्छा है, अगर आप स्लीव्स बनाने के बाद डालते हैं तो भी चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सीधा सा ये बास्केट वीव का पैटर्न है, बस इसमें ये है कि आपने ये देखना है कि आपने बास्केट वीव को आगे पीछे कैसे करना है, उसको ऑल्टरनेट करना है। एक्चुअल में तो ये 4 रोज़ का पैटर्न है और बाकी की जो अगली 4 रोज़ होंगी वो पैटर्न को ही ऑल्टरनेट करके आगे पीछे चल रही हैं, यानी पर्ल्स के ऊपर आपने नेट रोज़ करनी है और नेट रोज़ के ऊपर आपने पर्ल स्टिचेस लेके आनी है। तो हमारे पास ये बन रहे हैं कॉलम्स। डार्क लाइट कलर में मैं बनाऊंगी आपके साथ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। ये देखें, ये 3 कॉलम्स हैं हमारे पास नेट के और बाकी आगे हमारे पास हैं ये पर्ल के। सही हो गया। अब ऐसा है कि अगर हम बराबर के डालेंगे ना तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे डालेंगे ना तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका तो ये मतलब है हमें ये जो पर्ल के स्टिचेस है ना ये रेक्टेंगल में चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 3 से तो ज़्यादा ही होंगे। अब अगर हम ऊपर के पैटर्न रिपीट देखें ना तो हमें पता चल रहा है कि ये जो बास्केट वीव है, जो ये पर्ल स्टिचेस हैं, उसके बाद जब हम अगली पैटर्न रिपीट करते हैं तो उसके सेंटर में हमारे पास ये 3 स्टिचेस आ रहे हैं। नेट के ना 3 स्टिचेस आ रहे हैं। ये ऑल्टरनेट करते हुए हमने इन पर्ल स्टिचेस के ऊपर दरमियान में नेट के 3 लेके आने, यानी हमारे पास पर्ल स्टिचेस के 3 स्टिचेस के अलावा इर्द गिर्द भी स्टिचेस होने चाहिए। तो वो फिर हम रख लेते हैं जितनी बड़ी हमें रेक्टेंगल चाहिए उस हिसाब से। 3 है तो अगर एक एक साइड पे रखेंगे तो 5 हो जाएंगे, सही। और अगर उससे भी बड़ी रेक्टेंगल रखनी है तो 7 हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 7 रखे हैं, 3 सीधे 7 उल्टे। तो इस तरह से हम ये पैटर्न अपना डालेंगे। 3 सीधे 7 उल्टे के हिसाब से हमारे पास पैटर्न डलेगा मल्टीपल ऑफ 10 + 3 + 2 एज स्टिचेस। तो एज स्टिच हमने करना है हमेशा, पहला और आखिरी स्टिच हमारे पास होगा सीधी साइड के ऊपर सीधा और उल्टी साइड के ऊपर उल्टा। ये एज स्टिच है, इसको हमने नेट कर लिया। फिर आगे हमारे पास पैटर्न के हैं तो वो होंगे 3 सीधे, 1 2 3 सीधे और फिर 7 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 उल्टे। अब हमने सीक्वेंस में चाह रहे हैं कि एक सिमेट्री में हमारे पास पैटर्न ख़त्म हो, तो हम आखिर में भी 3 सीधे करेंगे। 1 2 3, सही। और आखिर वाला स्टिच भी हमारे पास नेट होगा। मैंने यहाँ पे ये 15 स्टिचेस डाले हैं, आप अपना स्वैच कम से कम भी 25 स्टिचेस पे डालिएगा। अब हमने अगली 3 रोज़ इसी रिबिंग पैटर्न में करनी है जो हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया, यानी उल्टी साइड के ऊपर हमारे पास आएंगे 4 उल्टे, 7 सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आखिर के 4 फिर से उल्टे। अब ये 2 रोज़ हमने रिपीट करनी है। 1 2 3 4 सीधे, 7 उल्टे। और फिर ये 4 सीधे। उल्टी साइड की रो फिर वैसे ही आएगी, जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है उसको हमने वैसे बुन लेना है। अब हमने करना है इस बास्केट वीव को ऑल्टरनेट करना है, यानी पर्ल स्टिचेस के सेंटर में हमने 3 नेट स्टिचेस लाने हैं और इर्द गिर्द पर्ल स्टिचेस लेके जाने हैं। तो ये क्या होगा, ये एज स्टिच हमारे पास नेट ही रहेगा, सही। और ये 1 2 3 उल्टे हो जाएंगे और अगले उल्टे वाले भी 2 उल्टे करेंगे, सही। अब सेंटर के ये पर्ल स्टिचेस के जो सेंटर के 3 स्टिचेस हैं इनको हमने सीधा करना है। 1 2 3। जब आपने एक दफ़ा
शुरू में इसको सेट कर लिया पैटर्न को, तो आपके पास फिर से वो पैटर्न बनता जाएगा 7 उल्टे 3 सीधे। आखिर में हमारे पास ये आएंगे 5 उल्टे और आखिर का एज स्टिच फिर से सीधा। और ये बास्केट वीव का पहली रो हमने ऑल्टर कर ली। अब हमने फिर से काम वही करना है जो पहले कर रहे थे, यानी जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है उसको वैसे बुनना है। 1 2 3 4 5 सीधे 3 उल्टे, और ये हो गया दोबारा से 5 सीधे और 1 उल्टा, और 4 रोज़ हमने इस रिबिंग पैटर्न में करनी है। जैसे जैसे आप इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे उसी तरह से हमारे पास ये अपना जो हमारा स्वैच बन रहा होगा ये श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि ये बास्केट वीव बन रही है ना, तो ये स्क्वीज़ होता जाएगा, पर्ल स्टिचेस थोड़े से बम्पी से होते जाएंगे। उल्टी साइड की रो फिर से वैसी होगी। पहला उल्टा, 5 सीधे, 3 उल्टे, ये हमारे पास हो गया पैटर्न रिपीट। ठीक, ये हमारे पास पैटर्न रिपीट आ गई। अब अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना कलर चेंज करेंगे तो आपके पास ये बम्प्स आएंगे। अगर तो आपको ये अपने पैटर्न में चाहिए, अपने स्वेटर में चाहिए डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे, तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जब कलर चेंज करना है, सपोज़ मैं मैरून लगा रही हूँ, इसके ऊपर कलर चेंज कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम कलर चेंज करते वक्त सीधी साइड की रो सारी की सारी नेट कर लेंगे, रिगार्डलेस कि हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि हमने नेट करना है या पर्ल करना है, हम पूरी की पूरी रो नेट कर लेंगे। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये बम्पी ना आए, कलर चेंज स्मूथ कलर चेंज आए, तो मैं फिर इसको ऐसे कर लूँगी। अब जो गलती हो सकती है जो मैंने की है अपने प्रोजेक्ट को बनाते हुए, वो ये है कि मैं जब इसको उल्टी साइड के ऊपर करती हूँ और मैंने पैटर्न भी ऑल्टर करना है, तो वो फिर आगे पीछे हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब इस पॉइंट के ऊपर अपनी उल्टी साइड के ऊपर पैटर्न डालें तो उसको केयरफुली डालें ताकि आपका पैटर्न प्रॉपरली डले। अब हम पहले सीधी साइड पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आने चाहिए। हमारे पास 4 सीधे आने चाहिए इस साइड पे भी, और 4 1 2 3 4 सीधे आने चाहिए इस साइड पे भी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सीधी साइड पे अगर हमें सीधे चाहिए तो उल्टी साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, 4 उल्टे करेंगे। 1 2 3 4 उल्टे, और हमारे पास 7 सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये 4 उल्टे। मेरे पास चूँकि एक ही पैटर्न रिपीट है इसलिए मेरे पास ये इस तरह, और आपके पास जितनी पैटर्न रिपीट्स होंगी उस हिसाब से आएंगे। आपके पास आएंगे 4 उल्टे शुरू में, फिर 7 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 7 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 7 सीधे, और आखिर पे फिर से 4 उल्टे। तो ये बस आपने ध्यान रखना है उसका। अब हमारे पास ये पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया है, तो हम इसको पैटर्न में ही डालते जाएंगे। चार सीधे, ये 7 उल्टे। 4 सीधे हमारे पास सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि हमारे पास एक एक एज स्टिच है, वरना हमारे पास क्या होंगे, 3 सीधे होंगे दरमियान में, 7 उल्टों के दरमियान में 3 सीधे होंगे। उल्टी साइड की रो फिर से हमने इसको कर लेना जैसे जो नज़र आ रहा है। इस तरह से हमने अब इसको डालना है। 12 रोज़ तक मैंने
1 बाय 1 की रिप की है 65 स्टिचेस के साथ। अब मैं अपने काम की सीधी साइड के ऊपर हूँ और मैंने मैरून के साथ ही अपना पैटर्न डालना शुरू करना है और साथ ही मैंने अपनी नीडल साइज़ भी बड़ी करनी है। 4 mm की नीडल लूँगी मैं और इसको पैटर्न डालना शुरू करूँगी। पैटर्न किस तरह डालना वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ और इसको अब हमने इसके ऊपर डालना है। 4 सीधे इसलिए हैं कि हमारे पास एक एज स्टिच है, ये एज स्टिच सीधा होगा सीधी साइड पे। अब हमने पैटर्न डालना है 3 सीधे 7 उल्टे। ठीक है, 3 सीधे 7 उल्टे। आखिर में हमारे पास ये नेट 3 और ये आखिर का स्टिच एज स्टिच है, इसको भी हमने नेट कर लेना है। अब ये रिबिंग जो हमने इस्टेब्लिश की है इसको इसी में हम कंटिन्यू करेंगे और अपना ये पैटर्न डालते जाएंगे। 8 एक पैटर्न रिपीट हमने एक कलर से डालनी है, फिर अगले दूसरे पैटर्न रिपीट के ऊपर हमने कलर चेंज करना है। हर पैटर्न रिपीट पे हमने कलर चेंज करना है और हमने बॉडी बनानी है अपने स्वेटर की इसी तरह से 9 इंचेस तक कास्ट ऑन एज से, और फिर हमने इसकी रैगलाइन की कटिंग डालना शुरू करनी है। ये मैंने मैरून में एक पैटर्न रिपीट करके स्किन की 2 रोज़ कर ली हैं। अब जो इधर एक बात समझने वाली है वो ये है कि हमने जब कलर चेंज किया है तो हमने हर दफ़ा कलर को काटना तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैरून आएगा हमारे पास स्किन की 8 रोज़ के बाद लगाने के लिए। तो अगर हम मैरून को 2 तरीके हैं, या तो हम इसको काट दें और जब नई बारी आए दोबारा से इसकी बारी आए तो उसको नए सिरे से लगा लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको स्टेप अप करते जाएं स्किन के साथ। वो कैसे करना है वो देखें। ये हमारे पास जो स्किन हमने लगाया है ये उसका एज है, इसको आप नीचे रखें। ये हमारा मैरून है जिसको हमने इधर काम करते हुए छोड़ा है, और ये स्किन है जिसके साथ अब हमने दोबारा से काम करना है। तो इन दोनों धागों को अगर हम एक ट्विस्ट देंगे, यानी मैरून को ऊपर रख के ये स्किन के साथ काम करना शुरू करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसको हल्का सा ऊपर ले जाएगा स्किन को। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, और फिर हमें इसको ना काटना पड़ेगा और ये साथ ही साथ हमारे काम के साथ ही ऊपर जाता जाएगा। ये देखें, ये हमने एज स्टिच है, इसको हमने नेट करना है, और ये हमने इसको बल दिया, इसको ऐसे पकड़ा और ये इसके साथ हमने काम किया। चार सीधे हैं और फिर ये उल्टे हैं। ये कुछ ये देखें, ये लेवल अप हो गया, स्टेप अप हो गया ये यार्न ना। ये इसको ये देखें, ये अगर आप नहीं करेंगे और आप काटेंगे भी नहीं तो यहाँ पर इतना बड़ा ये लूप सी बन जाएगी जो हमें बाद में डिस्टर्ब करेगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको साथ साथ कैच करते जाएं, स्टेप अप करते जाएं या कैच करते जाएं। ये दोनों टर्म्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आपने कलर चेंज करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अगर आप सिंगल कलर में बना रहे हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपने बस पैटर्न ही डालते जाना है। अब मेरा ये अंदाज़ा है कि 9 इंचेस तक मेरे पास कम से कम भी 9 पैटर्न रिपीट्स ही आएंगी और स्किन कलर के ऊपर ही मेरे पास ये मेरी डिज़ायर्ड लेंथ कंप्लीट होगी। ये बॉडी मैंने कंप्लीट कर ली है और मेरे पास इसकी मेजरमेंट जो आ रही है वो है 9 इंचेस विच इज़ 23 सेंटीमीटर्स। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी वो ये है कि मैं बॉडी का ये पार्ट ना हमेशा बाजू के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ। उसकी वजह क्या है वो भी मैं बताती हूँ। ये देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें ना, अब हमने बाजू की कटिंग करनी है तो ये आप इसको बाजू के साथ कंपेयर करें तो ये बाजू हमारे पास थोड़ा सा लंबा है। बाजू हमने रखा है तकरीबन 10 इंचेस 40 सेंटीमीटर्स, 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर्स,
और बॉडी हमने रखी है 9 इंचेस 23 सेंटीमीटर्स। ठीक, इसको ऐसे रखने का आप चाहें तो ये बाजू को इसके बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको लंबा इसलिए रखती हूँ, इससे ये होता है कि आपके पास जो ये साइज़ बन रहा होता है ना, वो ज़रा बच्चा 2 सीज़न पहन सकता है, क्योंकि छोटे बाजू अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आपके पास बॉडी थोड़ी छोटी हो जाए तो वो क्रॉप्ड में चली जाती है, पैंट के ऊपर ऊपर स्वेटर रहेगा तो वो तो सही लगता है, लेकिन बाजू अगर छोटे हो जाए ना तो वो फिर अजीब सा स्वेटर लगता है। तो इसलिए हमेशा मैं बाजुओं की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सेफ़ साइड के ऊपर रहते हुए मैं हमेशा बाजू 1 इंच या पौने इंच, 3 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर, 2-2.5 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स ज़्यादा ही रखती हूँ। अब हमने करना है इसको, एक तो इसमें हमने रैगलैन की कटिंग करनी है और दूसरा कुछ स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। मैंने ये स्किन कलर की जो हमारे पास पैटर्न रिपीट थी ना, उसकी 2 रोज़ छोड़ दी हैं, यानी हम स्किन के पैटर्न रिपीट में इसकी 7th रो के ऊपर है, तो हम 7th रो के ऊपर इसकी पैटर्न के अंदर रहते हुए ही बाइंड ऑफ करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास बाइंड ऑफ में ना दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम मैरून में करेंगे बाइंड ऑफ तो यहाँ पे बाइंड ऑफ के ऊपर मैरून कलर आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पैटर्न में रहते हुए मैंने ये 3 स्टिचेस यहाँ पे बंद कर लिए। अब ये पूरी रो पैटर्न में करके तो आखिर पे भी पर्ल साइड की रो के ऊपर हम 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। इस साइड पे भी हमने 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं पर्ल रो के ऊपर। बिल्कुल वही काम है जो हमने स्वेटर में, बाजू में, स्लीव्स में किया था स्वेटर की। 1 2 और ये 3। और फिर ये पर्ल साइड की रो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने ना रैगलैन की डिक्रीजेस करनी है। स्लीव्स में हमने डिक्रीजेस की थी हर सीधी साइड की रो के ऊपर, एवरी अदर रो हमने की थी, और हमने 16 डिक्रीजेस की हैं। हमारे पास रिमेनिंग स्टिचेस लाइव 12 हैं हमारी नीडल के ऊपर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी करनी है, हमने 16 डिक्रीजेस करनी है, और जैसे हमने स्लीव्स के ऊपर स्टिच मार्कर्स ऐड किए थे इसी तरह हम इसके ऊपर भी स्टिच मार्कर्स ऐड कर लेते हैं। स्टिच मार्कर्स मैंने ऐड किए हैं 16, 2 एज स्टिचेस और ये 16 डिक्रीजेस। तो यहाँ पे स्टिच मार्कर, इसी तरह 2 ये एज स्टिचेस और ये 16 डिक्रीजेस, तो दरमियान में हमारे पास हैं 23 स्टिचेस। अब हमने रैगलैन की डिक्रीज़ करनी है पैटर्न में रहते हुए, पैटर्न में भी रहना है और हमने अपना कलर भी चेंज करना है। हमारे पास आ रहा है अब ये मैरून कलर, तो ये मैरून कलर हम लगाएंगे, और इसको खींच के नहीं लगाना, बल्कि ये जो हमने बाइंड ऑफ स्टिचेस किए हैं इसका इतना गैप छोड़ के तो फिर हमने इसको लगाना है ताकि यहाँ पे ये टाइट ना हो। तो ये पहला एज स्टिच, ये दूसरा एज स्टिच, ठीक। और अब हमने करना है एसएस के, स्लिप स्लिप और इसको नेट, ठीक। ये हमारी पहली रैगलैन की डिक्रीज़ हो गई। अब हमने इसको पैटर्न में ही रखना है, और ये हम कलर चेंज कर रहे हैं तो ये सारी रो हमारे पास नेट रो है। 1 2 3 4, आखिर से 4 से पहले हमने ये 2 स्टिचेस को नेट 2 टुगेदर किया। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास क्या पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि हमने ये स्टिचेस बाइंड ऑफ भी किए हैं ना, तो ये यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास क्या पैटर्न आएगा। तो ये वाले 3 हमारे पास उल्टी साइड पे उल्टे होने चाहिए, 1 2 3 उल्टे। तो शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 सीधे होंगे। जब एक दफ़ा पैटर्न उसमें आ जाएगा तो मसला नहीं होगा। उल्टी साइड के ऊपर पहले 4 हमने उल्टे ही करने हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास वो सीधी साइड के ऊपर सीधे हों। तो 1 2
3 और ये 4, इनको हमने उल्टा ही बुनना है ताकि ये सीधी साइड पे सीधे हों रैगलैन डिक्रीजेस के लिए। सही, अब हमने पैटर्न डालना है। तो पैटर्न ये है कि पैटर्न आएगा हमारे पास 3 सीधे अब आएंगे, 1 2 3 सीधे, और ये वाले 3 उल्टे बनेंगे, 1 2 3 उल्टे बनेंगे। ठीक, अब फिर ये 7 सीधे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सीधे, फिर ये 3 उल्टे, 7 सीधे, तीन उल्टे, 7 सीधे, पर्ल 3 और ये नेट 7, पर्ल 3 नेट 3 और आखिर के 4, 1 2 3 4 उल्टे होंगे। ये देखें, यहाँ पे अब हमने ना काम करने से पहले चेक कर लेना कि हमने अपना पैटर्न सही डाला भी है कि नहीं। तो ये देखें, इसके दरमियान में हमारे पास 3 सीधे होने चाहिए और वो 3 सीधे ही हैं। इसका मतलब है ये पैटर्न हमने सही से डाल लिया है। निटिंग आपको अपनी पढ़नी आती हो ना, तो पैटर्न को एडजस्ट करना कटिंग में आसान हो जाता है। अब ये आपने अपना स्टेप अप भी करना है कलर, दूसरे कलर के यान को, और मैरून में आपने पहले 4 नेट ही हैं, तो ये पहले 2 नेट किए और तीसरा और चौथा SSK किया और दोबारा से आप अपने पैटर्न में आ गए। ये देखें, ये आखिर के 4 सीधे हैं, इनको नेट 2 टुगेदर किया, नेट 1 और नेट 1। अब हम अपने काम की उल्टी साइड पे हैं। उल्टी साइड पे पहले और आखिरी 4 हमने उल्टे ही बुननी है, 1 2 3। अब ये है तो सीधा, लेकिन इसको हम उल्टा बुनेंगे ताकि सामने की तरफ से डिक्रीज़ करते हुए हमारे पास नेट स्टिच ही हो, और बाकी सारे को हम पैटर्न में बुन लेंगे। इसी तरह से हमने अपना काम कंटिन्यू रखना है 14 डिक्रीज़ तक, यानी 28 या 30 रोज़, 14 या 15 डिक्रीज़ तक हमने अपना काम कंटिन्यू करना है। इसी तरह से कलर भी चेंज करना है, पैटर्न भी उसको ऑल्टरनेट करना है। हर चौथी रो पे पैटर्न ऑल्टरनेट होगा, हर 8वीं रो पे कलर चेंज होगा, और हर सीधी साइड की रो के ऊपर हमने डिक्रीज़ करनी है, शुरू में SSK से और एंड पे नेट 2 टुगेदर से। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी की शेप बनती जाएगी। आखिर के 2 या 3 स्टिचेस होंगे डिक्रीजिंग वाले, जिनको हम हर चौथी रो पे डिक्रीज़ करेंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास ये लेंथ पूरी हो जाए, जो रैगलैन की लेंथ है ना, वो बाजू के बराबर पूरी हो जाए, क्योंकि वो हर सीधी रो के ऊपर अगर हमने डिक्रीज़ की तो वो कम रहेगी, क्योंकि हमारे पास ये पैटर्न स्क्वीज़ हो रहा है। तो बस इसको हम एडजस्ट करेंगे और अपना ये काम कंप्लीट करके, बैक कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 10 डिक्रीजेस कर ली हैं, और इस टाइम मेरे पास इसकी जो डेप्थ आ रही है, ये कटिंग से ये मैं मेजर करती हूँ, तो ये आ रही है मेरे पास 2.75, या फिर इसको देख लें ऑलमोस्ट 6.5 या 7 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब इससे मुझे अंदाज़ा होगा
कि अगर मैं मज़ीद डिक्रीज़ भी ऐसे करती हूँ तो मेरे पास ये बाजू के हिसाब की लेंथ आती है, डेप्थ आती है कि नहीं आती है। अगर तो मेरे पास मज़ीद 10 स्टिचेस और होंगे तब मेरे पास ये अपनी जो लेंथ होगी ना वो कंप्लीट होगी 5 की, क्योंकि अभी मेरे पास क्या आ रही है 2.75 आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि मैंने अपने जो कुछ स्टिचेस हैं उनको हर दूसरी रो पे नहीं बल्कि हर चौथी रो के ऊपर डिक्रीज़ करना है। तो जो आखिरी 2 स्टिचेस होंगे, आखिर के जो 2 स्टिचेस होंगे उनमें मैं हर 4 रोज़ का गैप डाल लूँ। टोटल 16 डिक्रीज़ हैं, तो 12 डिक्रीज़ मैं हर दूसरी रो पे करूँगी और 14 डिक्रीज़ मैं हर दूसरी रो पे करूँगी, और डिक्रीज़ नंबर 15 और डिक्रीज़ नंबर 16 जोन सी है उसमें मेरे पास आएगा 3 रोज़ का गैप, हर चौथी रो के ऊपर वो डिक्रीज़ होगी। तो मेरे पास ये इस तरह से अपनी बैग कंप्लीट हो जाएगी। अब जो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए रिवाइज़ कर दूँ, वो क्या है, वो ये हैं कि आपने 2 स्टिचेस के दरमियान में डिक्रीजिंग करनी है। सिलाई के शुरू में SSK से डिक्रीज़ होगा, सिलाई के एंड पे निट टू टुगेदर से डिक्रीज़ होगा। उल्टी रो के ऊपर हमने जब भी सिलाई शुरू करनी है और ख़त्म करनी है तो पहले 4 और आखिरी 4 स्टिचेस हमारे पास पर्ल स्टिचेस होने चाहिए, रिगार्डलेस कि हमारे पास पैटर्न क्या कह रहा है, क्योंकि हमने ये सीम इस तरह से लेकर आनी है, ये सीधी सीम आ रही है ना नेट स्टिचेस में लेके आनी, ताकि हम जब इसको ऐसे बाजू के साथ सीम करें तो हमारे पास ये इस तरह से बने। तो जब आप इस तरह से करते हुए करेंगे तो ये हमारे पास बड़ी प्यारी सी स्लांट बनेगी जो अच्छी लगेगी, सीम करते हुए स्मूथली वो बैठेगी। बाकी चीज़ें जिनको आपने ध्यान में रखना है वो यही है कि कलर चेंज करते हुए रो पूरी नेट होगी, हर 8वीं रो के ऊपर कलर चेंज करना है, हर चौथी रो के ऊपर पैटर्न रिपीट को इन्वर्स करना है, पैटर्न रिपीट को मतलब ऑल्टरनेट करना है, पर्ल के ऊपर नेट लाने हैं, नेट के ऊपर पर्ल्स लेके आने हैं, और ये आपने अपने जो फ्लोट्स हैं उनको भी आपने साथ साथ कैच करते जाना ताकि ये एज स्मूथ बने। मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आपने इसके अंदर ध्यान रखना है, इसीलिए बाजू सादा बनाया है और पहले बनाया है ताकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से गुजर जाएं, वो प्रैक्टिस हुई हो तो इसको पैटर्न के साथ अप्लाई करते हुए हमें मसला ना हो। अब ये बैक भी कंप्लीट करती हूँ और फ्रंट भी मैं 10 इस पॉइंट तक मैं अपनी फ्रंट भी कंप्लीट कर लूँगी, ताकि फिर हम हमारे पास जो क्रू नेक है उसकी फिर हम कटिंग ऐड करें। ये मैंने बैक कंप्लीट कर ली है और जहाँ पे मैंने 4 रोज़ का डिक्रीज़ में गैप डाला है वहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर ऐड कर लिया। आखिरी डिक्रीज़ के बाद मैंने सिर्फ एक ही रो की है ताकि मेरे पास वो पैटर्न में रहे, और उससे प्रीवियस 2 स्टिचेस को मैंने उनके दरमियान में 3 रोज़ का गैप डाला है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस जो असल चीज़ है देखने वाली करने वाली वो ये है कि आपके पास ये जो स्लांट बन रही है, ये जो तिरछी लाइन बन रही है बॉडी की और स्लीव्स की सेम होनी चाहिए। ये देखें, ये जब हम इसको सीम करेंगे ना तो ये सेम होनी चाहिए, ये इस तरह से। तो बाजू हमने पहले से बनाए हुए हैं तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बार बार रख के साथ देख के। इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपना काम फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हो। अब ये देखें, ये बैक भी कंप्लीट हो गई है, दोनों बाजू भी मेरे पास कंप्लीट है। अब मैं बना रही हूँ फ्रंट का काम भी मैंने रैगलाइन की 10 स्टिचेस की डिक्रीजेस तक कर लिया हुआ है। अब मैंने ऐड करनी है यहाँ पे राउंड नेक की कटिंग। देखें ये इतना है, तो हमारे पास अभी कितना रह गया बनाने वाला, ये रह गया है तकरीबन 3.25 इंच गहरा बनने वाला रह गया। तो जब हम बैंड ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास तकरीबन 1.25 इंच का। 10 रोज़ तो हम डालेंगे ना, तो गहरा गला कितना होगा हमारे पास 1.5 इंच गहरा गला बहुत अच्छा लगता है बच्चे का ना, बिल्कुल आपकी कॉलर बोन के साथ आएगा। तो अब हम इसके अंदर गले की कटिंग ऐड करेंगी। गले की कटिंग से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपना इसका मैच कर लें। तो गले के लिए हमारे पास हैं 27 स्टिचेस हैं
तो हम ये करते हैं कि दरमियान के 9 लाइव छोड़ देते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द डिक्रीजिंग करते हैं 4 2 2 1 से। इसी तरह 4 2 2 1 से डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो कुछ हमने बैक में किया था वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन इस रैगलैन की कटिंग के साथ साथ हमने गले की ये गोलाई भी बनानी है। तो ये अब हम करते हैं, एक साइड की हम बना लेते हैं पहले और दूसरी साइड की वो मिरर इमेज में बनेगी, वो हम बनाएंगे बाद में। ये फ्रंट साइड के ऊपर मैंने 10 डिक्रीजिंग कर ली हैं और इसके बाद मैंने ये कंधे के स्टिचेस और ये दूसरे कंधे के स्टिचेस और ये दरमियान के 9 स्टिचेस स्टिच होल्डर्स पे डाल लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने रैगलैन की कटिंग करनी है और साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पर अपने गले की कटिंग भी ऐड करनी है। रैगलैन की 10 डिक्रीजेस कंप्लीट हो गई हुई हैं। अब मैंने इसके अंदर गोल गले की कटिंग ऐड करनी है। गोल गले की कटिंग ऐड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है हमने कि कटिंग, गोल गले की कटिंग के साथ साथ हमने रैगलैन की डिक्रीजेस हर चौथी रो के ऊपर करनी है। प्रीवियसली हम हर सीधी रो के ऊपर रैगलैन की डिक्रीज डाल रहे थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास गले की डिक्रीजिंग भी आ रही है, गले की कटिंग भी आ रही है, तो हमारे पास ऐसी सूरत में स्टिचेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी डेप्थ पूरी नहीं होगी रैगलैन की और स्टिचेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रैगलैन की डिक्रीजेस को हर चौथी रो के ऊपर शिफ्ट कर दें और गले की कटिंग साथ साथ ऐड करते जाएं। तो हमारे पास अब ये गले, ये बाजू की कटिंग के बाद एक दफ़ा मेरून की रिपीट हुई, ये 8 रोज़ हैं, एक दफ़ा स्किन की रिपीट हुई, ये 8 रोज़ हैं। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिक्रीजेस हो चुकी हैं हमारी। अब हमने जब मेरून के 5वीं रो के ऊपर है तो इसको हमने क्या करना है, बाकी सारे काम हमने सेम वैसे ही करते जाना है। ये धागा हम फ्लोट को कैच करेंगे, पहले 3 हम नेट करेंगे। अब यहाँ पे होनी तो डिक्रीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन हमने चूँकि कटिंग शुरू करनी है तो हम इस डिक्रीजिंग को नहीं करेंगे। अब से हम डिक्रीजिंग हर चौथी रो पे करेंगे। तो 1 2 3 हमने सीधे कर लिए। अब हमने पैटर्न ऑल्टर भी करना है, सही है। तो वो होगा हमारे पास, अब ये 3 दोबारा से सीधे हैं, तो ये 1 2 3 सीधे। अब हमारे पास पैटर्न समझ आ गया। अब 7 उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 उल्टे और ये फिर हमारे पास सीधे, और ये सेंटर के 9 स्टिचेस हमारे पास स्टिच होल्डर के ऊपर है। अब 4 हमने बाइंड ऑफ करने हैं गले की कटिंग के लिए। स्लिप किया, इसको पर्ल किया क्योंकि पर्ल ही था हमारे पास, ये 1 बाइंड ऑफ कर दिया, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 बाइंड ऑफ हो गए। अब पैटर्न में जाना है हमने, 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ पे रैगलैन की कटिंग ऐड करनी है। ये फ्लोट को लेवल अप करेंगे, स्टेप अप करेंगे, 1 2 और ये रैगलैन की कटिंग ऐड हुई। अब पैटर्न में रहते हुए हमने जाना है दो बाइंड ऑफ करने हैं, इस साइड पे 2 बाइंड ऑफ होंगे। स्लिप किया, 1 और ये 2, बाकी की सारी रो पैटर्न में 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये स्किन वाला है, तो रैगलैन की कटिंग हमने इधर डाली थी, अब हमने रैगलैन की कटिंग नहीं करनी। 2 1 और ये 2 बाइंड ऑफ हो गए।
लेवल अप। अब हमने रैगलान की कटिंग ऐड करनी है, 2 और ये 3। ये रैगलान की कटिंग ऐड हुई और ये यहाँ पर इसकी गले की कटिंग ऐड हुई। अब हमारे पास पैटर्न के स्टिचेस नहीं बचे, अब बल्कि अब हमारा काम सारे का सारा स्टॉकिंग नेट में ही चलेगा, क्योंकि स्टिच ही हमारे पास कम हो गए हैं ना पैटर्न के हिसाब से। तो वो स्टिचेस तो बचे ही नहीं है कि हम पैटर्न डाल सकें। तो ये सारा काम अब से स्टॉकिंग नेट में ही होगा। अब कोई डिक्रीज़ नहीं है, क्योंकि रैगलान की भी डिक्रीज़ नहीं करनी हमने और गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये 2 रो स्टॉकिंग नेट में जाएंगी। अब ये स्किन के साथ हमारी आखिरी रो है। ये आ गई रैगलान की कटिंग। सही। और ये पर्ल। दो रोज़ हम करेंगे मैरून के साथ स्टॉकिंग नेट में। ये देखें, ये हो गया एसएस के। ये इसको किया पर्ल, ये इसको नेट टू टुगेदर किया। अब ये हमारे पास इसका बैक है और ये हम इसको इसके साथ देखते हैं। तो ये सही हो गया। बैक में हमने क्या किया था, बैक में हमने 14 स्टिचेस हर सीधी साइड की रो के ऊपर डिक्रीज़ किए थे और आखिर 2 के दरमियान में हमारे पास 3 रोज़ का गैप आ रहा था, इसको स्लीव्स के साथ पूरा करने के लिए। लेकिन फ्रंट में हमारे पास चूंकि एंड में बिल्कुल थोड़े से स्टिचेस बच जाने थे और गले की कटिंग भी हमने ऐड करनी थी, तो उसमें हमने 10 स्टिचेस के बाद 4-4 रोज़ का गैप डालना शुरू किया। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है ना डिक्रीजिंग का, कि हर चौथी रो पे करना है, हर दूसरी पे करना है, हर 10वें स्टिच के बाद करना है, ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास स्लीव्स स्टॉकिंग नेट में है और जो बॉडी है वो पैटर्न में है। वरना यूजुअली आम तौर पे सेम अगर दोनों चीज़ें पैटर्न में हो या दोनों चीज़ें स्टॉकिंग नेट में हो, तो रैगलान की बॉडी की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग सेम ही होती है। तो ये चूँकि रिक्वेस्ट थी कि आप पैटर्न के साथ डिक्रीजिंग करना सिखाएं, तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो जाती है, तो बिगिनर्स के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आप 1-2-4 दफ़ा वीडियो देखेंगे, रिपीट पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये लगता अच्छा है। अब ये देखें, ये बिल्कुल भी इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, बाजू का मैंने ये किया है कि बाजू में हमारे पास मैंने 10 स्टिचेस तक आपको डिक्रीज़ बताई थी, लेकिन वो ज़्यादा ही हो रही थी, तो फिर मैंने एक डिक्रीज़ 2 रोज़ को मैंने खोल के ना इसको लाइव स्टिचेस को 12 कर दिया और 2 रोज़ हमारे पास कम हो गई हैं। तो ये बस आपने ध्यान रखना है। अब ये दूसरी साइड की भी मैं कंप्लीट कर लूँ कटिंग गले की, तो फिर हम इसको मेट्रो स्टिच के साथ असेंबल करेंगे और फिर जो इसकी लुक निकलनी है वो इसके बैंड के साथ निकलनी है। जितनी आपने मेहनत कर ली है उसके बाद ज़रूरी है कि आप बैंड भी अच्छा बनाएं। बैंड अच्छा बनेगा तो ही स्वेटर अच्छा निकलेगा। अब ये सारे पीसेस हमने करने हैं असेंबल।
लगा के देखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आपस में बराबर की हों। तो हम फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के इनको बारी बारी सबको सीम करेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गले को गोल बनाऊँ, सीमलेस बनाऊँ, राउंड में बनाऊँ। तो मैं सारों को सीम कर लूँगी। लेकिन अगर आपने गला राउंड में नहीं बनाना या आप सर्कुलर नीडल्स नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर आपको एक हिस्सा, एक ओपनिंग खुली छोड़नी पड़ेगी। आप बैक साइड के ऊपर छोड़ लें, फ्रंट पे छोड़ लें, कंधे पे छोड़ लें, मतलब एक हिस्सा आप नहीं जोड़ेंगे ताकि आपके पास ये ओपनिंग खुली रहे और फिर आप गला बना लें और फिर बाद में उसको सीम करें। लेकिन मैं इसको पहले सीम करूँगी। हमारे पास जो बाजू है वो मैरून कलर में है, तो मैं मैरून कलर के यान के साथ ही इसको सीम करूँगी, क्योंकि सीम करने वाला यान हमारा नज़र तो आना नहीं है। मेट्रस स्टिच के साथ वो बिल्कुल गुम सिलाई की तरह आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं। पहले हमने ये जो 2-3 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए हुए हैं ना, इनको हमने सीम करना है, क्योंकि अब जितनी अच्छी हमारी सीम होगी ना, उतना अच्छा हमारा स्वेटर बैठेगा। एक इधर से लें बार, एक ये जो भी है ये इधर से लें। यहाँ पे हमारे पास पर्ल स्टिचेस हैं तो कोई मसला नहीं है, हम पर्ल स्टिचेस उठा लेते हैं, उनका बम्प्स उठा लेते हैं। 2 हो गए और ये हमारे जो बाइंड ऑफ स्टिचेस थे ना, ये उनको मेट्रस स्टिच कंप्लीट हो गया। इसको हमने गिरा नहीं लगाई हुई, तो इसको हाथ में पकड़ के इसको खींचना है आपने। तो ये देखें, धागा भी नहीं नज़र आ रहा और ये सीम भी एक जैसा हो गया। अब हमने एक बार इधर से उठानी है और एक ही बार हमने यहाँ से उठानी है। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर हमें अपनी बॉडी में से डबल बार उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ बॉडी में ज़्यादा हैं और बाजू में कम है। तो ये इसी तरह आप करते जाएं। आप चाहें तो 2 बार भी एट अ टाइम उठा सकते हैं, इधर से भी 2 उठा लें, बाजू से भी 2 उठा लें। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक एक भी एनफ रहती है, एक एक ही सही रहती है। मैं एक ही उठाती हूँ। और कुछ लोग ना करते हैं स्लिप स्टिच शुरू और आखिर में, मैं नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्लिप स्टिच किया हो तो मेट्रस स्टिच करना मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी भी आसानी नहीं महसूस हुई स्लिप स्टिचेस के साथ मेट्रस स्टिच को सीम करना, तो मैं फिर स्लिप स्टिचेस अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ पे अब मैंने 2 उठाई थी और इधर मैंने सिंगल उठाई है। तो ये अब आपने इसको इस तरह से कर लेना है। 4 रोज़ का फ़र्क है ना हमारा, तो आप उसको कर लें। ये देखिए, ये बाजू हमारा ऊपर जा रहा है और ये इसको थोड़ा सा हमें खींचना पड़ेगा स्ट्रेच के लिए। आप चाहें तो इनको स्टिच मार्कर के साथ जोड़ भी सकते हैं, ताकि आपके पास किसी किस्म का कोई गैप ना आए, मतलब छोटा बड़ा ना हो जाए ना आपके पीसेस।
लाइव स्टिचेस को हमने ऐसे ही लाइव छोड़ना है क्योंकि इन्हीं स्टिचेस के ऊपर हमने गले का बैंड बनाना है। अब ये इसको इधर से निकाल के इधर पक्का कर लेंगे धागे को। बाकी जो आगे पीछे कोई चीज़ होगी वो गले के बैंड में स्टिचेस उठाते वक्त, पिकअप करते वक्त वो पूरी हो जाएगी। अब ये देखें, इसको पीछे से भी देखें, बैक साइड्स के ऊपर भी आप अपनी सीम देख लें। सही हो गया। और ये जो लेवल अप जा रहा था, स्टेप अप जा रहा था हमारे पास, ये धागा वो छुप गया है इसके अंदर ना, वो नज़र नहीं आ रहा, वो सीम के अंदर छुप गया है। और ये कैसे प्यारी सी स्मूथली हमारे पास सीम बची है, आई है। और ये देखें ये कैसे बैठ रही है, ना डिज़ाइन डिस्टर्ब है ना कुछ, और ये सीम अच्छे से बैठ गई है। ये मैंने स्वेटर को कम्प्लीटली सीम कर लिया है और मैंने सारी सीम्स मेट्रो स्टिच के साथ की हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली हर चीज़ इसकी बैठ गई है। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये इसकी बैक है, और ये इसकी साइड की सीम्स हैं। बस आपने ये कलर वर्क किया हुआ है ना, स्ट्रिप्स हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सीम करते हुए स्ट्रिप्स आगे पीछे ना हो। और ये इसका बाजू। अब बारी आ जाती है इसके गले की। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं अगर आपको एक और टिप ये देना चाहूँगी कि अगर आपको ये गले की कटिंग मुश्किल लगती है तो आप ये गले की कटिंग ना ऐड करें। आप सेम बैक की तरह इसका फ्रंट बना लें और फिर आप इसके ऊपर बैंड ऐड कर लें, तो वो गर्दन के साथ लगा हुआ गला बनेगा, लेकिन छोटा नहीं होगा, छोटा किसी सूरत नहीं बनेगा गला, ठीक है। लेकिन मैंने चूँकि कटिंग ऐड की है, अब मैं इसका बैंड बनाऊँगी तो ये थोड़ी सी हल्की सी क्रू नेक की शेप आएगी। मैंने ये जितने लाइव स्टिचेस थे ना, ये सारे मैंने तार वाली सिलाइयों पे डाल दिए हैं। 3.75 mm की सिलाई है। अब मैं इसके ना यहाँ से इधर से स्टिचेस पिकअप करना शुरू करूँगी बैक साइड से। तो ये जो मेरे पास ये स्टिचेस है ना कंधे के, ये मैं इस सिलाई पे शिफ्ट कर लेती हूँ, 12 होंगे। मैंने अपना स्टिचेस पिकअप करने शुरू करने हैं, नेट करने शुरू करने, और मैरून कलर से मैं इसका बैंड बनाऊँगी और 3.5 mm की मैंने नीडल्स। ये सीम के स्टिचेस हैं, तो इसको मैं दोनों को निट टू टुगेदर करूँगी। ये निट टू टुगेदर किए और ये बैक के और दूसरे कंधे के सारे स्टिचेस निट कर लिए। ये फिर 2 स्टिचेस सेम के हैं, तो इन दोनों को नेट टू टुगेदर कर लिया।
अब हमने इस कर्व के इर्द गिर्द स्टिचेस उठाने हैं। तो पहला स्टिच तो हम उठाएंगे इसके ऊपर से, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 स्टिचेस मैंने पिकअप किए हैं। अब ये 9 स्टिचेस, अब इधर भी 15, उधर 15 उठाए थे, इधर भी हम 15 ही उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये बिल्कुल कॉर्नर पे इसके 15। अब ये आ गए इसके पास, हमारे पास कंधे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सही हो गया। तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 90 स्टिचेस ज़रूर होने चाहिए, 90 से कम नहीं होंगे, एक आधा ऊपर हो सकता है। तो अब ये देखें, ये सिलाइयों के ऊपर डाल के जब ये गला बनेगा तो हमारा गला बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है। अब हमने करनी है इसकी 1 बाय 1 की रेप करेंगे हम 6 या 7 राउंड्स तक। उसके बाद हमने इसको बाइंड ऑफ करना है इटालियन बाइंड ऑफ के साथ। तो मैं 1 बाय 1 की रेप में 6 राउंड्स करके तो फिर आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने 1 बाय 1 की रेप में 8 राउंड्स कर लिए हैं। अब हमने इसको डबल नेट में हमने इसके 2 राउंड्स बनाने हैं। डबल नेट में ये होता है कि आपके 2 राउंड्स मिलके 1 राउंड बनाते हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपसे कहा कि हम इसके 2 राउंड्स बनाएंगे डबल नेट में, तो इसका मतलब है हम टोटल 4 राउंड्स बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे? अच्छा, ये डबल नेटिंग करना ना ज़रूरी होता है इटालियन बाइंड ऑफ के लिए। और इटालियन बाइंड ऑफ मैं इसलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें आपके पास जो कास्ट बाइंड ऑफ एज जाता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। एक तो वो फ्लेक्सिबल होता है और दूसरा वो डबल नेटिंग में होता है, तो वो उसमें उसकी शेप ना ख़राब नहीं होती। वरना यूजुअली क्या होता है कि हम अगर बड़ी नीडल से बाइंड ऑफ करते हैं या कोई और बाइंड ऑफ मेथड इस्तेमाल करते हैं तो या तो वो टाइट बाइंड ऑफ हो जाता है, या अगर हम उसको लूजली करें तो वो पहन ये अपनी शेप उसकी ख़राब हो जाती है और वो प्रॉपरली राउंड नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको इटालियन बाइंड ऑफ सिखाने लगी हूँ। इससे आपकी गला लूज़ बाइंड ऑफ के साथ भी बाइंड ऑफ भी उसका लूज़ होगा और वो अपनी शेप भी रिटेन रखेगा। सबसे पहले तो आप बिगिनिंग ऑफ राउंड के ऊपर एक स्टिच मार्कर ऐड कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके जो राउंड्स बनाने होते हैं ना, वो ऐसे बनाने होते हैं कि एक राउंड में आपने नेट स्टिचेस स्लिप करने हैं और एक राउंड में आपने पर्ल स्टिचेस स्लिप करने हैं। या दूसरे अल्फाज में ये कि आपने नेट स्टिचेस नेट किए
ये निट कर लिया आपने और पर्ल स्टिच को यार्न फॉरवर्ड करके स्लिप कर लिया। ये डबल निटिंग है। इसको नेट किया, इसको स्लिप किया, पूरा राउंड इसी तरह होगा। नेट स्लिप, नेट स्लिप, नेट स्लिप, नेट स्लिप, नेट स्लिप, नेट स्लिप, नेट स्लिप। अच्छा, ये याद रखना है कि आपने पर्ल स्टिचेस को यार्न फॉरवर्ड करके स्लिप करना है और यार्न बैकवर्ड ले जाके फिर अगला नेट स्टिच नेट करना है। यार्न फॉरवर्ड स्लिप, यार्न बैकवर्ड नेट, फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड नेट, फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड नेट। तो ये इसी तरह यहाँ तक हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मेरे पास कंप्लीट हो गया है। ये स्टिच मार्कर है, ये पर्ल स्टिच स्लिप किया हुआ है। अब ये यार्न को हम लेके जाएंगे बैकवर्ड, ठीक है। पीछे की तरफ हम ले गए। अब पहले प्रीवियस राउंड में हमने क्या किया था? प्रीवियस राउंड में हमने नेट स्टिचेस को नेट किया था और पर्ल स्टिचेस को स्लिप किया था। तो इस राउंड में हमने नेट स्टिचेस को स्लिप करना है और पर्ल स्टिचेस को पर्ल करना है। स्टिच मार्कर बिगिनिंग ऑफ द राउंड पे लगाना इसलिए ज़रूरी है कि भूल ना जाए आपको कि आप बिगिनिंग ऑफ राउंड क्या है, ठीक है। अब ये नेट है ना, उसको पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, यार्न फॉरवर्ड है और पर्ल स्टिच को पर्ल करेंगे। पीछे लेके गए, पर्ल वाइज स्लिप किया, आगे लेके आए धागा और पर्ल कर लिया, स्लिप किया, आगे लाए, पर्ल किया, पीछे लेके गए, स्लिप किया, और ये राउंड भी हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। और ये 2 राउंड हम मज़ीद एक दफ़ा और करेंगे। डबल निटिंग में मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इसको सुई के साथ बाइंड ऑफ करना है। वीडियो में तो आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप 4 राउंड्स कर लेंगे ना, तो इस हिस्से को पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी जो वॉल्यूम है ना, वो नीचे वाले हिस्से से ज़्यादा है। ज़ाहिर है ये डबल निट में है तो ये थोड़ा सा मोटा होगा। अब हमने इसको सुई के साथ बाइंड ऑफ करना है। ये मेरा बिगिनिंग ऑफ राउंड है और मैं एक लंबा सा धागा करूँगी। जितने हमारे पास स्टिचेस हैं ना, उससे 3 गुना हमारे पास धागा होना चाहिए। तो ऑन सेफ साइड आप इसको लंबा ही रखें ताकि आपको बीच में टूट ना जाए आपको बंद करते हुए। इसको आपने परो लेना सुई में, सही है। और ये हम चढ़ा लेते हैं सिलाई के ऊपर अपने स्टिचेस। अब इसको हमने असल में ना किचनर स्टिच के साथ बाइंड ऑफ करना है, किचनर स्टिच के साथ, ठीक है। तो कलर थोड़ा डार्क है तो शायद इतना अच्छा वीडियो में इतना अच्छा ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वर्बली बताती जाऊँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हमने नेट स्टिच को नेट स्टिच के साथ बाइंड ऑफ करना है और इस पर्ल स्टिच को इस अगले वाले पर्ल स्टिच के साथ बाइंड ऑफ करना है। धागा हमारा ये पीछे से आना चाहिए और आपने पहले नेट स्टिच और पहले पर्ल स्टिच के ऊपर स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं। क्योंकि हमने इसको पेयर्स में बाइंड ऑफ करना है तो ये जो पहले 2 स्टिचेस हैं ना, ये आखिरी 2 स्टिचेस के साथ पेयर बनाएंगे अपना, सही है। तो ये धागा पीछे से आ रहा है, ये पहला स्टिच नेट है, इसको नेट वाइज हमने सुई अंदर डाली और इसको गिरा दिया। और ये अगले वाला नेट स्टिच, ये पर्ल स्टिच है, इसको नहीं, अगले वाले नेट स्टिच में हमने पर्ल वाइज सुई डालनी है और इसको लेके आना है।
सही है, इसकी टेंशन हमने इवन रखने की कोशिश करनी है। अब पहले वाला पर्ल स्टिच चाहिए, इसको पर्ल वाइज हम स्लिप करेंगे। और अगले वाला ये जो पर्ल स्टिच है ना दरमियान में, इसमें हमने सुई लेकर आनी है, ऐसे दरमियान में से निकालनी है और फिर इसका फ्रंट लेग हमने कैच करनी है, ये ऐसे। तो ये हमारे पास ये बाइंड ऑफ हो रहे हैं। नेट ऑफ, ये पर्ल स्टिच है, इस नेट में पर्ल वाइज डाला और ये ऐसे। ठीक, अब ये पर्ल स्टिच है, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया, दरमियान में से हमने स्टिच निकाला और फ्रंट लेग हमने पकड़ी पर्ल स्टिच की। ये मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। जब आप इसको ऐसे डाल के इस तरह पकड़ेंगी ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली पर्ल स्टिच की फ्रंट लेग ही आएगी। फिर से देख लें, नेट स्टिच है, नेट ऑफ और ये पर्ल वाले को छोड़ दिया, ये नेट स्टिच है, इसके अंदर पर्ल वाइज सुई डाली, पर्ल ऑन, अब पर्ल स्टिच को पर्ल वाइज गिरा दिया और ये नेट स्टिच और पर्ल स्टिच के दरमियान में से सुई निकाली और पर्ल स्टिच का फ्रंट लेग को पकड़ा। तो ये देखें, ये हमारे पास ये स्टिचेस बाइंड ऑफ हो रहे हैं। रोल होते जाएंगे, नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन, नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन। हम इस वक्त पर्ल स्टिचेस को पर्ल स्टिचेस के साथ इमिटेट कर रहे हैं और नेट स्टिचेस को नेट स्टिचेस के साथ इमिटेट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्लोजिंग उसकी बनती जा रही है। इसी तरह हमने सारा राउंड करना है और आखिर के 2 स्टिचेस हम कैसे करेंगे वो फिर मैं आपको एंड पे दिखा। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखें, ये इस तरह से इसकी शेप आ रही है। अब जो ये आखिर के 2 स्टिचेस हैं ना और जो शुरू के 2 स्टिचेस हैं, ये एक एक बार हो चुके हैं, इनको एक एक बार एक पेयर में हमने नेट कर लिया हुआ है। अब हमने ये दोबारा डालने हैं सिलाई के ऊपर। ये नेट स्टिच है, इसको डाला और ये पर्ल स्टिच है और इसको डाला। सही है, और ये उतार दिए। अब ये हमारे पास फिर से 4 स्टिचेस हो गए। 4 के पेयर्स में हम काम कर रहे हैं ना, नेट को नेट के साथ पेयर करते हैं और पर्ल को पर्ल के साथ पेयर करते हैं। तो इसको भी अब हमने कैसे करना है, इस नेट को नेट ऑफ, पर्ल ऑन और ये पर्ल ऑफ और ये नेट ऑन। ठीक है, और ये हम इसको
इसके साथ इसकी टेंशन जोन सी है ना वो सेट कर लेंगे इधर से। ये मैंने सारे एजेस वीव इन कर लिए हैं। अंदर से भी आप इसको देख सकते हैं, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सारे लूज़ एंड्स वीव किए हुए हैं। ये थोड़ा सा रह गया, इसको कर लेते हैं अभी। और बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड का नेक हमारे पास इस तरह का आ रहा है, नेक एज। अगर आपने कटिंग ऐड नहीं की होगी तो आपका फ्रंट और बैक सेम बनेगा, टॉप डाउन स्वेटर की तरह। हमने चूंकि इसको बॉटम अप बनाया है तो हमने गले की कटिंग ऐड की है। अगर आप नहीं गले की कटिंग ऐड करते तब भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, तब भी आपके पास ये गला बड़ा अच्छा सा स्मूथली बैठेगा, कोई मसला नहीं करेगा। तो आपको जैसे आसान लगे आप इसको वैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।